अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का 101% इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं सिंपल बात करूं कि आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन आती है और पूछा जाता है कि इसको किस राइटर ने दिया, किसने इसको प्रोपाउंड किया, तो आपको यहाँ पे ढंग से पढ़ते हुए चलना है। ये नहीं कि आपको सारा का सारा ध्यान इसी पे देना है, क्योंकि हमें पता है 3 से 4 मार्क्स का आएगा। 3 से 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं कि आप 3 से 4 मार्क्स के लिए रिमेनिंग 46 मार्क्स 45 मार्क्स छोड़ दो। आपको इसके लिए एक नोट प्रिपेयर करना है, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है क्लास के लास्ट में। सिंपली आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है कि ये वाली डेफिनेशन इसने दी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम इनको बोलते हैं, इन्होंने ये बुक्स को राइट किया। सिंपल। यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा आपको एक बुलेट पॉइंट सा बनाना है, एक नोट प्रिपेयर करना है, जिसको आपको एग्जाम में जाने से पहले ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, वो कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें क्या क्या चीज लिखनी है, क्योंकि हमें पता है हमारे 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चीज कब स्टैब्लिश की, ये सारी चीजें आती है, क्या था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके 101% चांसेस होते हैं आने के। तो आपको ये नहीं कि रोज पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको महीने में एक बार उसको देखना है, 15 दिन बाद रिवाइज करना है, और एग्जाम में जाने से पहले एग्जामिनर सेंटर जब आप जाओगे, सबका 15 मिनट 20 मिनट जाने में लगेंगे, तो आपको वो जो मैं प्रिपेयर करवाऊंगी वो आपको पढ़ते हुए जाना है, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, और सब कुछ आप एग्जाम से जो 3 दिन 2 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको वहां पे पढ़ लेना है। पर वो जो मैं नोट एक प्रिपेयर करवाऊंगी, क्या बोलेंगे हमें, समरी टाइप की, जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक जो आने के चांसेस होते हैं, वो ये टॉपिक भी है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने जो ट्रेडिशनल में क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन है, हमने उनको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। किसी ने बोला इकोनॉमिक्स वेल्थ है, किसी ने बोला इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, किसने बोला इकोनॉमिक्स स्कैर्सिटी है, और किसी ने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, ग्रोथ है। तो हम पढ़ेंगे किस किसने क्या बोला, किस किसने इसको अपोज किया, इस चीज को, इसके क्रिटिसाइज पॉइंट क्या थे, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, और ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 स्टार टॉपिक। अगर मैं इसको काउंट करूं, ये 5 स्टार टॉपिक में आता है, क्योंकि आगे जो एमसीक्यूज बेस्ड है, और मैं एग्जाम की बात करूं, ये क्वेश्चन आते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी, ये पर्टिकुलर जो बुक थी ये किसने लिखी, ये चीजें 101% आती है, क्योंकि इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रही हूं। पर आपको इसमें इतना भी ध्यान नहीं देना है कि आप अपने 43 मार्क्स को क्या कर दो, उसमें लैग कर जाओ। आपको ध्यान देना है इसमें, ये नहीं कि आपको टोटली ध्यान इसमें देना है। मैंने आपको जैसा कि बोला कि आपको इसको लिए एक समरी तैयार मैं करवाऊंगी, या आपको खुद तैयार करनी है। सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलो वेल्थ डेफिनेशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन को क्या माना, एक प्रॉपर डेफिनेशन माना। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद जेबीसे एंड एडम स्मिथ। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जेबीसे और एडम स्मिथ। 2 राइटर ने इस पे फोकस करा, 2 ऑथर ने, 2 इकोनॉमिक्स ने इस पे फोकस करा, किसमें, वेल्थ डेफिनेशन में। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये आगे जाके जो एमसीक्यूज है उसमें दिखेगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एडम स्मिथ, देखो लिखा है यहाँ पे कि कौन सी बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। ये किसने बोला, ये किसने दी बुक, that is एडम स्मिथ। एडम स्मिथ डीलिंग द
इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ही एक्सप्लेन इट इन अ साइंटिफिक मैनर। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन रेज हुए। अगर बोले कि कौन एसोसिएट हुए थे वेल्थ डेफिनेशन, दैट इज एडम स्मिथ एंड जेबी से। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं, दैट इज एडम स्मिथ। अगर बोले कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी, 4 ऑप्शन आपको दे दी गई, तो क्या करोगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर आया कि एडम स्मिथ ने किसको डिलिंक्ड किया था इकोनॉमिक्स में, और ये आपके मॉक टेस्ट का भी क्वेश्चन है, दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन्होंने किस चीज को डीलिंक्ड किया था इकोनॉमिक्स से, दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, और वो किससे जुड़े, दैट इज साइंटिफिक मैनर। उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स है हमें उसको साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इन अ साइंटिफिक मैनर। अब हम बात करते हैं कि किस किस ने क्या क्या डेफिनेशंस दी। तो जेबीसी ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, किसकी स्टडी है, साइंस ऑफ वेल्थ की। पर इसमें एडम स्मिथ ने उसको डेफिनेशन को माउल्ड करते हुए बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो डील करती है किससे, वेल्थ से। अब आप बोलोगे मैम वेल्थ क्या है, वेल्थ सिंपल सा क्या होता है, पैसा, कि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है, जो हमारे पास पैसा है हमें उसे कैसे यूज करना है, वो वेल्थ के अंदर आता है, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वन कि इन डेफिनेशन से 2 डेफिनेशन हमें मिली, दैट इज जेबीसी एंड एडम स्मिथ। जेबीसी ने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है साइंस ऑफ वेल्थ की, पर एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो किससे डील करती है, जो वेल्थ से डील करती है, कि हमें पैसा कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। अब इस अबव डेफिनेशन से क्या निकल के आया कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस, कंज्यूम्स, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट। कि इससे पता चला इन डेफिनेशन से कि हमें जो हमारा पैसा है, जो वेल्थ है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, किसे कंज्यूम करना है, कैसे एक्सचेंज करना है एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मैन इज अ इकोनॉमिक मैन। किसने बोला कि इकोनॉमिक मैन है जो ह्यूमन बींग्स है, वो एडम स्मिथ ने बोला। एक और क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, एडम स्मिथ इज अ इकोनॉमिक मैन। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक्स क्या है, जो स्टडी करती है किसके बारे में, बस पैसे के बारे में, कि कैसे पैसा आ रहा है और कैसे पैसा जा रहा है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन इज दिस डेफिनेशन विच डील्स विद द बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और ये इससे भी डील करता है कि कैसे हम पैसे को क्रिएट करें, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और फिर क्या लिखा, इट ओनली कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ, कि जो हमारे पास पैसा मटेरियली अवेलेबल है वो उसी फैक्ट को क्या करता है, इंक्लूड करता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं, जो हमारे पास प्रेजेंट में इन्वॉल्व है ये उसी चीज को, मटेरियल थिंग्स को क्या करता है, कंसिडर करता है, नॉन मटेरियल थिंग्स को ये क्या नेग्लेक्ट करता है टोटली। फिर इसके क्रिटिसिज्म कि क्या क्या गलतियां थी इन डेफिनेशंस में। तो कुछ फिलोसोफर्स ने जो इन डेफिनेशन को, दैट इज एडम स्मिथ और जेबीसी की जो डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड की, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको क्या करा, क्रिटिसाइज किया। बोला कि ये जो डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड की गई है वो टोटली गलत है। तो किस किस ने, दैट इज कार्लेन, रस्किन, वॉलरस, डिकन एंड अदर, और भी कुछ लोगों ने इस डेफिनेशन को क्या करा, क्रिटिसाइज करा। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, इन लोगों ने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक डेसिमल साइंस है, मतलब आधी अधूरी साइंस है, गॉस्पेल ऑफ मैमन है, जिसको बस बात ही कर सकते हैं, उसको रियल लाइफ में हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ब्रेड एंड बटर साइंस, मतलब जिसके ऊपर हमने क्या, एक फेक चीजें जो हमने बढ़ा चढ़ा के लिख दी, जो रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। एंड अनकंप्लीटेड साइंस, जो आधी अधूरी साइंस का यूज करके हमने एक डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन को प्रोवाइड किया है। फिर वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज सेटिस्फाई ह्यूमन वेल्थ। और इन्होंने बोला कि वेल्थ का तब तक कोई भी यूज नहीं है जब तक वो किसी भी ह्यूमन बींग्स की नीड्स को क्या, या वांट्स को क्या, सेटिस्फाई कर पा रहा है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी अनलेस इट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स।
दिस डेफिनेशन इज नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू मैन एंड हिज वेलफेयर। और इस डेफिनेशन ने कुछ अच्छा रोल नहीं दिखाया जिससे कि ह्यूमन और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इससे कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिल पाए, इसलिए डेफिनेशन को एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं माना गया। अब हम बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर मतलब कि जो कल्याण करे ह्यूमन का, ह्यूमन बींग्स का, जो हमारे एक इकोनॉमी के अंदर रह रही है। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? जेबीसे और एडम स्मिथ ने, और उसको रस्किन और कार्लेन, वॉलरस एंड डिकन ने उसको क्रिटिसाइज किया। पर वेलफेयर डेफिनेशन को किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ एडम स्मिथ, जिसने किसको फॉलो किया था? किसके फॉलोवर थे वो? एडम स्मिथ के फॉलोवर थे। ही रॉट अ फेमस बुक, अंडरलाइन करना अपने हाईलाइटर से, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल। उन्होंने बुक लिखी, किसने? एडम स्मिथ ने। अल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ तो क्या थे? वो जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो फॉलोवर थे किसके? एडम स्मिथ में के, जो किसने बुक लिखी? दैट इज अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल। कंफ्यूज मत होना, जो एडम स्मिथ थे वो क्या थे? गुरु थे किसके? अल्फ्रेड मार्शल के, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। क्या लिखा उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि आपको ह्यूमन बीइंग की स्टडी करनी है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि हमें उनकी एक एक एक्टिविटीज, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं एक बिजनेस में को कंडक्ट करते समय, हमें वो नोट डाउन करना है। ही एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ ऑल बीइंग, कि जो एक ह्यूमन बीइंग है और जो वो सोशल वेलफेयर कर रहा है वो क्या है? एक कनेक्ट है एक दूसरे से, जिससे कि हम पर्टिकुलर गोल को, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर पाए। तो उन्होंने क्या बोला, क्या कंक्लूजन निकला? इकोनॉमिक्स इज वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ और अदर, कि इकोनॉमिक्स के दो पार्टीशन है, कि एक साइड हमें वेल्थ को भी कंक्लूड करना है और अदर साइड हमें ह्यूमन बीइंग और उसके वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ये ऊपर की डेफिनेशन को एक सिंपल लैंग्वेज में कंडक्ट करा गया, निकाला गया, जिसमें एक्चुअली में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसके हमने दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया है, कि एक पार्ट तो वेल्थ है ही है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर दूसरा पार्ट एक इंडिविजुअल पर्सन, उसका वेलफेयर भी होता है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। जब हमने इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी तो हमें अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या? साइंस है, आर्ट है, नन ऑफ द अबव एंड सोशल साइंस, तो आपको वहां पे सोशल साइंस में टिक करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप और कैटेगरी, दैट इज मटेरियल गुड्स एंड इमटेरियल गुड्स, कि आपको गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज मटेरियल गुड्स, व्हाट इज नॉन मटेरियल इमटेरियल गुड्स? मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टेंजिबल, जो क्या होते हैं? टेंजिबल फॉर्म में, विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम सीन कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लैपटॉप, पेन, फैन, ये क्या है? टेंजिबल है, जिसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। पर इमटेरियल गुड की बात करें, विच आर इनटेंजिबल, जिसको हम नहीं कर सकते, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस हम उनकी सर्विसेज, इसके अंदर हम सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, कि बस हम सर्विसेज को फील कर सकते हैं। डॉक्टर्स की सर्विसेज, इंजीनियर की सर्विसेज, ये सारी किसके अंदर आती है? इनटेंजिबल फॉर्म्स के अंदर आती है। हमने मैनेजमेंट को, जब हम मैनेजमेंट हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट क्या होता है? एक इनटेंजिबल होता है, जिसको हम ना ही छू सकते ना ही दे सकते, बस उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अब ध्यान देना कि अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या था? वो एक नॉर्मल साइंस था। क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ डैश, एग्जैक्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, नॉर्मल साइंस या फिर सोशल साइंस, दैट इज नॉर्मल साइंस।
इकोनॉमिक्स अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, पर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये क्या थी, एक नॉर्मल साइंस थी। द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन और वेलफेयर ऑफ अ मैन, सेकेंडरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वेल्थ। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या करा, पहली प्रायोरिटी उन्होंने किसको दी, उन्होंने पहली प्रायोरिटी मैन को दी और उसके वेलफेयर को दी, और सेकंड प्रायोरिटी वेल्थ को दी, क्योंकि वो किसके फॉलोवर थे, वो एडम स्मिथ के फॉलोवर थे। उन्होंने उनको देख के ये डेफिनेशन को थोड़ा माउल्ड करके क्या करा, ये डेफिनेशन बनाई कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में विभाजित है, डिवाइडेड है। दैट इज फर्स्ट वन इज वेल्थ, कि वेल्थ को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर हम इन चीजों को भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, दैट इज इंडिविजुअल या फिर उसके वेलफेयर। मार्शल इनहेंस किसने, उन्होंने एक्सपेंड किया किसका स्टेटस, मैन का स्टेटस, कि इकोनॉमिक मैन के साथ साथ पैसे के साथ साथ उनका सोशल स्टेटस भी मैटर करता है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड नॉट ओनली टू सम मटेरियल गुड्स विच प्रमोट द ह्यूमन वेलफेयर, कि वो मटेरियल गुड्स दैट इज जो ह्यूमन वेलफेयर से इंक्लूड है उसको भी इंक्लूड करता है, दैट इज इंक्लूसिव। अब हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें अल्फ्रेड मार्शल की। अब अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी किसकी, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, उसको क्रिटिसाइज करते हुए किसने क्रिटिसाइज किया, दैट इज लॉयनन रॉबिन्स। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स वेलफेयर डेफिनेशन इज अनकंप्लीट डेफिनेशन। जो अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन प्रोवाइड की वो क्या थी, अनकंप्लीट डेफिनेशन थी। क्यों कहा उन्होंने, मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन अस। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो अब हमारी वॉन्ट्स के बीच में, हमारे डिजायर के बीच में क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, दैट इज बैलेंस होनी चाहिए, और ये नेसेसरी है। अगर इनके बीच में क्या बैलेंस नहीं होगा तो हम अपना जो टारगेट है, हमारी जो वॉन्ट्स है, जो हमारी डिजायर है, वो हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट मस्ट बी अ डिस्क्राइबर। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ने क्या कहा, जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या होना चाहिए, डिस्क्राइबर होना चाहिए, जो हर एक चीज को क्या करे, एक्सप्लेन करे, उसके एडवांटेज के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी। नॉट अ डिस्क्राइबर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्राइबर ना हो। फिर बोला उन्होंने कि मार्शल ने कुछ गुड्स को मटेरियल गुड्स भी बोला, जबकि वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते हैं। उनको एक्सचेंज भी किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है, जैसे अल्कोहल, टबैको, सिगरेट, ये सारे क्या है, ये सारे ऐसे गुड्स है जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते, जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं, पर फिर भी उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उनको कंज्यूम्ड किया जाता है, उनको एक्सचेंज किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए उनको क्या बोला, एक अनकंप्लीट डेफिनेशन बोला गया, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की। किस अल्फ्रेड मार्शल को किसने अपोज किया, दैट इज लियोनेल रॉबिन्स। फिर अब नेक्स्ट आई, सबसे पहले आई थी वेल्थ की डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ ने और जेबीसी ने दी थी, जिनको फिर आई वेल्थ की डेफिनेशन, वेलफेयर की डेफिनेशन, जो किसने दी, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी, जो फॉलोवर थे किसके, एडम स्मिथ के। फिर उनकी डेफिनेशन को, जो उन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दी, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, उनको अपोज करा लियोनेल रॉबिन्स ने। अब लियोनेल रॉबिन्स ने किसकी डेफिनेशन दी, स्कैर्सिटी की। एक देख रहे हो आप, इसी सीक्वेंस से आपको याद करना है। उन्होंने क्या बोला, The definition was given by Lionel Robbins. उन्होंने बुक लिखी, that is an essay of the nature and significance of economic science. ध्यान रखना, आपको हर किसी की बुक को पता होना चाहिए कि किसने क्या बुक लिखी, किसने किसको अपोज करा, किसने किस डेफिनेशन को प्रमोट किया। An essay on the nature and the significance of economic science. डेफिनेशन क्या दी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स स्कार्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उन्होंने स्कैर्सिटी, हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्कैर्सिटी क्या होता है। स्कैर्सिटी होता है कि भाई जितने गुड्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में या इकोनॉमी में, डिमांड के अकॉर्डिंग उतने अवेलेबल नहीं है। दैट इज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, कि जो डिमांड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई।
तो उन्होंने बोला कि जो हमें यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के नेचर को स्टडी करना है, जो किसके बीच में बात करता है कि उनकी वॉन्ट्स और जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है, लिमिटेड है, और उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे जो फादर हैं, आपके फादर ने आपको 10,000 रुपए दिए कि आप भाई आपका सीएमए फाउंडेशन क्लियर हुआ है और आपको 10,000 रुपए उन्होंने दिए कि आपको उसमें शॉपिंग करनी है, मूवी दिखाना है, क्लब्स में जाना है, अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, आपको न्यू फन करना है, आप जो कुछ भी करते हो आप 10 रुपए में करो। तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, पर जो हमारी वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। जो हमारी एंड्स है, जो हमारी वॉन्ट्स है यहाँ पे अनलिमिटेड, और उनके भी क्या है, अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस। दैट इज हमें शॉपिंग भी करनी है, हमें मूवी भी देखनी है, हमें पब्स में भी जाना है, क्लब्स में भी जाना है, हमें फोन भी करना है, ये सारे हमारे अल्टरनेटिव यूजेस है। यही उन्होंने डेफिनेशन को दिया। तो क्या निकला इस डेफिनेशन से, जो हमारी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस है लिमिटेड रिसोर्सेज के। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी को हम बोलते थे हमारी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास 50 कार होते तो ये डिफिकल्टी वो बच्चे को फेस करनी पड़ती नहीं, वो उसका फोन भी आ जाता, क्लब भी चले जाता, शॉपिंग भी कर लेता अच्छी खासी, और अपने दोस्तों को पार्टी भी दे देता, क्लब भी घुमाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। प्रॉब्लम तब आई जब हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो गए, लिमिटेड हो गए, वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड हो गई और उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। तो क्या मेरिट्स है इसके? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल साइंस। एनालिटिकल साइंस मतलब कि हमने हर एक चीज को एनालाइज किया। वॉन्ट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड, उनके भी अल्टरनेटिव, ये सारी चीज को हमें क्या करा, एनालाइज करा। इकोनॉमिक टर्न इनटू यूनिवर्सल साइंस। उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक यूनिवर्सल साइंस है, सदाबहार साइंस है, कि वो हर टाइम क्या रहती है, अप्लाइड होती है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट इज अ पॉजिटिव साइंस। ये क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है। आगे जाके पॉजिटिव साइंस का कॉन्सेप्ट है, हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी बस मारो कि रॉबिन ने बोला कि ये एक एनालिटिकल साइंस है, ये एक यूनिवर्सल साइंस है और ये एक पॉजिटिव साइंस है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, और ये हमारे वॉन्ट्स के बीच में, डिजायर्स के बीच में एक बैलेंस बनाती है। पर उनका क्रिटिसाइज क्या हुआ, उनके जो लिमिटेशंस निकली उनकी डेफिनेशन में, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल साइंस। ये यूनिवर्सल साइंस नहीं है, इसको हम हर एक जगह अप्लाई नहीं आती, ये सेम रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज में एप्लीकेबल नहीं हो रही, दैट इज इंडिया। अब बोलोगे मैम इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, नहीं, मैं यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, सच बच्चे सोचते हैं कि जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, नहीं, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इसमें हम यूएस से, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे होती है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। जहां पे कैपिटल टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाता है, वो होती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज। जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट एप्लीकेबल टू कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप कंट्री, जो अभी डिक्टेट ही कर रही है, जिनको अपना फाइनल रिजल्ट, फाइनल गेन नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं हम डिक्टेटरशिप, जो हर एक चीज को डिक्टेट करके अपना काम करवा रही है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, और ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी क्या अप्लाई नहीं होती है। इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इन्होंने क्या करा कि सब चीज इन्होंने पुरानी ही बोली, पर उसको थोड़ा माउल्ड करके सामने रख दिया। किसने? लियोनेल रॉबिन्स ने। उन्होंने पुरानी ही चीज को, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, क्वेश्चन आ सकता है ये किसने कहा? ये लियोनेल रॉबिन ने कहा। ये चीज किसने अपनाई? लियोनेल रॉबिन ने, कि पुरानी चीज को मोल्ड करके, चेंज शेप करके उन्होंने वो चीज प्रेजेंट कर दी, पर टेस्ट तो सेम ही रहेगा, मतलब तो सबको सेम ही समझ में आएगा। तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो नेग्लेक्टेड द डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इन्होंने एक जो चेंजिंग कॉन्सेप्ट होता है वो अपने डेफिनेशन के अंदर नहीं लेके आए, क्योंकि उन्होंने पुरानी चीज को ही क्या करा, थोड़ा बहुत चेंज करके, मोल्ड करके, पैकेजिंग करके रख दिया सामने। अब हम बात करेंगे ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
The growth definition of economics was given by J.M. Keynes and P.A. Samuelson. दो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की प्रोवाइड की, दैट इज किन्होंने J.M. Keynes और P.A. Samuelson. और जो सैमुअल्सन थे, जो ये इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी वॉज इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस. ध्यान रखना कि अगर आ जाए क्वेश्चन एंड ग्रोथ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स, दैट इज सैमुअल्सन, उन्होंने एक बुक प्रोवाइड करी, उनका नाम क्या था, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस. मैंने आपको बोला है कि ये जो बुक्स आ रही है आपको इसको अलग से हाईलाइट करना है, इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को कैसे इंक्लूड करा. तो इन्होंने क्या लिखा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट वुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन देम फॉर कंजप्शन और नाउ और इन फ्यूचर अमंग द वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी. इनका मेन मोटिव था कि भाई जो हमारे, इन्होंने स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये बनाया कि भाई हमें पता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है. तो इनका और इनके भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है. तो इनका ऐसा एक एनालिसिस करके इनका एक प्रोडक्टिव यूज बना के हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक सेक्टर के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. ये बोल रहा है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, ये बोलता है इकोनॉमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना, दैट इज विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स, जिससे कि फ्यूचर में भी उसका यूज हो पाए. अगर हम बात करें कोल, पेट्रोल, अगर हम इसे अनलिमिटेडली यूज कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये तो बचेगा ही नहीं. तो इसलिए बोला है इट एनालिसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न और रिसोर्सेज. इसका मेन क्या है, एलोकेट करना, ऐसे एलोकेट करना अपने रिसोर्सेज को, गिवन रिसोर्सेज को हमें ऐसे एलोकेट करना है जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो पाए और हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल सके. ये किसने बोला, P.A. सैमुअल्सन ने. और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ग्रोथ की डेफिनेशन हमें दो ऑथर ने प्रोवाइड की, जैसे J.M. कीन्स एंड P.A. सैमुअल्सन, जिसमें से एक इकोनॉमिस्ट जो थे P.A. सैमुअल्सन, उन्होंने बुक लिखी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन ने कवर किया. लाइक द स्कैरसिटी डेफिनेशन, it also accepts the unlimited bonds and limited resources which have alternative uses. तो P.A. सैमुअल्सन और J.M. कीन्स ने भी बोला कि हाँ ये हम स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ह्यूमन है उनकी जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उनके भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है. फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रेजेंट बट ऑल्सो टू द फ्यूचर. कि ये स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में भी होने वाली है, दैट इज एवरग्रीन प्रॉब्लम. इट मींस ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टाइम एलिमेंट को इंक्लूड करा, किसने, P.A. सैमुअल्सन ने, कि भाई ये प्रेजेंट की बात नहीं करता, ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में भी अराइज होने वाली है, चाहे हम कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाए. फिर इन्होंने बोला ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ डायनामिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने एक चेंज लेके आया अपनी अप्रोच में, अपनी थिंकिंग अप्रोच में, कि भाई हमें इकोनॉमिक्स को एक ग्रोथ पार्ट से भी देखना चाहिए, एक वेलफेयर, ग्रोथ वेलफेयर भी एक इकोनॉमी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इन्होंने ये पॉइंट को क्या किया, कवर किया, एक नया अप्रोच, एक नई पैटर्न लेके आए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर. दिस डेफिनेशन इंक्लूड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन एंड रॉबिन स्कैरसिटी डेफिनेशन. देखो मैंने बोला कि ये इन्होंने मार्शल की डेफिनेशन, जो उन्होंने वेलफेयर की बात की थी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, और रॉबिन का स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करा अपने डेफिनेशन के अंदर. अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमें क्या स्कोप है हमारी इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमें पता है ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में बहुत ज्यादा अप्रोच है. ट्रेडिशनल में जो अप्रोच फॉलो की जाती थी इकोनॉमिक्स की वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी
एट कंपेयर टू प्रेजेंट अप्रोच। देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जब पुराने जमाने में इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या होती थी, सोशल साइंस हुआ करती थी। इट स्टडीज मैन बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग। इन्होंने क्या किया, मैन के, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को कंडक्ट किया और उन्हें बोला कि आपको रैशनल होना पड़ेगा, आपको अपने पैसे का सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको क्या करे, मैक्सिमम सेटिस्फाइड करे। इज कंसिडर एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को किससे इंक्लूड किया कि वो एक साइंस ऑफ वेल्थ है, कि अगर आपके पास पैसा होगा तभी एक ह्यूमन का वेलफेयर हो पाएगा। फिर अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसीडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि भाई पैसा आना और खर्च होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर उसके पास नहीं होगा तो उसकी जो वांट्स है, जो उसकी नीड्स है, उसके जो डिजायर है, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। वेल्थ वॉज कंसिडर एज अ मीन्स टू एंड द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। जो पैसा है वो किससे कंसिडर किया जाता है कि मीन्स टू एंड, पैसा कमाने की तकनीक, कि भाई अगर आपके पास, ऊपर वाली लाइन को इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि भाई अगर कोई पर्सन की अर्निंग नहीं है तो वो कैसे अपना जीवनी को बिताएगा, कैसे वो एक अच्छी लाइफ रह पाएगा। तो यही चीज बोलिए कि वेल्थ वॉज कंसिडर एज मीन्स टू बी एंड, कि अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पर मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया, एन इंडिविजुअल, वहां पे बस ह्यूमन बीइंग की बात करता था कि हर एक इंडिविजुअल को, वहां पे क्लासिकल अप्रोच में हर एक इंडिविजुअल को लेके चला जाता था। देखो यहां पे लिखा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट स्टडीज मैन बिहेवियर। पर यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कैन एक्टिमाइज हिज गोल इन एन इकोनॉमिक डिसीजन, कि वो अपने गोल को अचीव कर सकता है एज अ रैशनल पर्सन बनके, एक इकोनॉमिक डिसीजन चूज करके, इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज। फिर क्या है, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स, कि जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पे। तो हमें अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव यूजेस, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके लिए पॉलिसीज मेथड्स को ऑप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, हैंडल कर पाए। सोशल प्रॉब्लम थस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टूल्स और बाय एम्पिरिकल मेथड। ये दोनों चीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है, पर मैं आपको बता देती हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम, मतलब हमारी वेलफेयर से लेके, ग्रोथ से लेके जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय ऑप्टिंग द मेथड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टूल्स एंड एम्पिरिकल मेथड। ये दो तरीके हैं जिससे कि हम अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को क्या कर पाते, इजीली हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, इन क्लासिकल डिसीजन हम इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस बढ़ते हैं, पर हम मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। अब मैम बोलोगे, मैम व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस। अभी आपको बस पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का देखना है कि मॉडर्न टाइम में हम इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस दोनों बोलते हैं, पर इन क्लासिकल टाइम हम उसको बस पॉजिटिव साइंस के अंदर ही इंक्लूड करते थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक, बस नेक्स्ट 2 टॉपिक के बाद ही ये टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो वहां पे आपको एक एक चीज डीपली पढ़ने को मिलेगी, यहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर है, इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज, हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व, कि मॉडर्न अप्रोच किस पे फॉलो करता है कि भाई हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे हो सकती है। ये क्या करते हैं, ये किसी चीज का एस्टिमेशन नहीं करती है, ये क्विक रिस्पॉन्स जाती है अपनी प्रॉब्लम्स का, इसी को हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। बस अभी के लिए यहाँ पे इतना ही देखो कि पॉजिटिव साइंस का, कि हमने बोला कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव भी होती है, पर इन्होंने बोला ये एक्सप्लेन करती है व्हाट द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। फिर economists of today deal with economic issues not merely as they are but are also they should be, कि जो आज के इकोनॉमिस्ट है वो ये नहीं, जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो इस पे नहीं
ज्यादा ध्यान देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान देते हैं कि प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, what is ought to be. Next one is welfare economics and growth economics are more normative than positive. कि जो welfare economics है और growth economics है वो normative है as compared to positive, कि ये focus करती है positive में हम बोले तो ये क्विक एक्शंस लेती है, पर normative में बोलते हैं ये assumption करती है कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो जाना चाहिए, तो उसी को हम normative बोलते हैं. तो इसी पे डिपेंड होती है हमारी वेलफेयर एंड ग्रोथ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में क्या हो जाएगा, पर हम एजम्पशन बेस्ड पे इसको कैलकुलेट करते हैं. अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमने पढ़ा था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कि जो हमारे 8 चैप्टर्स हैं उसमें से 5 चैप्टर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है और 3 चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ने हैं. अब हम मैम बोलोगे, मैम व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो पढ़ते हैं, नोट्स इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं आपके लिए. अगर हम बात करें पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है कि जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल पर्सन के इनकम के बारे में बात करते हैं, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. दैट मीन्स कि जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर या इंडिविजुअल यूनिट्स की बिहेवियर के बारे में बात करें तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये होल एक एग्रीगेट लेवल की बात करता है. अगर मैं बात करूं ये एग्रीगेट डिमांड की बात करता है, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा, पर एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड होगी, एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या सप्लाई होगी, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी, ये चीजों के बारे में बात करता है. तो देखो यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हमने ग्रीक वर्ड से इसको क्या करा, इसका जन्म हुआ है. तो क्या था ग्रीक वर्ड, दैट इज माइक्रोस, जिसका मतलब था बिल्कुल छोटा, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर यूनिट. पर अगर मैं बात करूं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसका वर्ड का निर्माण कहां से हुआ, मैक्रो से, जिसका मतलब था लार्ज, एक बड़ी चीज के बारे में जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी. एक इकोनॉमी के अंदर जब हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड, पर्टिकुलर पर्सन की सप्लाई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं. पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमी, ये क्या करता है, एग्रीगेट, क्या बात करता है, एग्रीगेट प्रोडक्ट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एज अ होल की बात करता है. अब जो टूल्स हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हैं डिमांड एंड सप्लाई. मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई. पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. फिर ये एजम्पशन मान के चलते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे. पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो मान के चलते हैं कि जो माइक्रो के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो पर्टिकुलर डिमांड हो, पर्टिकुलर सप्लाई हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो. पर मैक्रो इकोनॉमी को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है. देयर इज सेकंड नेम ऑफ माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स. अगर हम माइक्रो की बात करूं तो वो है प्राइस थ्योरी, बट हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. देखो एग्जाम्पल है, जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, एक इंडिविजुअल पर्सन की आउटपुट, एक पर्टिकुलर की डिमांड, पर्टिकुलर सप्लाई, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. तभी तो हम डिमांड एंड सप्लाई कहां पे पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक. मार्केट कहां पे पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के. पर अगर हम बात करें नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट,
ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमें एक एग्रीगेट की बात करते हैं, एज अ होल की बात कर रहे हैं कि हमें पूरी इकोनॉमिक की एग्रीगेट डिमांड को देखना है, एग्रीगेट सप्लाई को देखना है। ये चीज हमने यहां पे पढ़नी है। आपके सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है। देखो, माइक्रो और मैक्रो को कौन लेके आया? रैगनर फ्रिज करके एक प्रोफेसर थे। ही इज द प्रोफेसर ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन। अकॉर्डिंग टू हिम द इकोनॉमिक्स इज स्टडी इन टू वेज, कि हम अपनी इकोनॉमिक्स को दो तरीके से पढ़ेंगे, दो भाग में पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, कि जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें और जब हम एक एग्रीगेट लेवल की बात करें। जो चीज मैंने आपको बताई ये वही चीज थी कि माइक्रो किसकी बात करता है, मैक्रो किसकी बात करता है। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और यहां पे इसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी। इट डील्स विद द एग्रीगेट और टोटल वेजेस। कौन? मैक्रो। पर सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। जो आपको यहाँ पे लिखा है मैंने उसका एक समरी बना के एक टेबल फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया है। आपको वो अपनी नोट्स की कॉपी में क्या करना है? लिखना है और उसे ही याद करना है। डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्या पता आ जाए, और अगर आएगा भी नहीं तो आपको एमसीक्यूज आप उस जो मैंने आपको नोट्स करवाया है उससे आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। अब बात करता है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। सब बोल रहे, कोई बोल रहा साइंस है, कोई बोल रहा पॉजिटिव साइंस है, कोई बोल रहा नॉर्मेटिव साइंस है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इज एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है? ये साइंस है या आर्ट है? तो सबसे पहले हम एक्चुअली साइंस को समझेंगे। यही चीज हमने मैनेजमेंट में भी पढ़नी है, या कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे कि मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया था साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से। अब यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स को कंपेयर करना है कि इकोनॉमिक्स को क्या बोल सकते हैं हम? साइंस बोल सकते हैं, आर्ट बोल सकते हैं, पॉजिटिव साइंस बोल सकते हैं, नॉर्मेटिव साइंस बोल सकते हैं। तो पढ़ के यहां से पता चलेगा। तो लिखा है द टर्म साइंस इंप्लाइज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि हमें साइंस की नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे पास क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो हमें बताता है कि एक रिलेशनशिप होता है दो चीजों के बीच में, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो रिजल्ट ये आएगा। ये पहले से ही डिफाइंड होता है साइंस मेथोडोलॉजी के अंदर, क्योंकि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिस से कुछ बनाते हैं, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज बनाते हैं, और जो उसका रिजल्ट क्या होता है बिल्कुल सेम हमें एक्यूरेट देखने को मिलता है, चाहे हम उसे कहीं पे भी अप्लाई कर ले। ऑब्जर्वेशन ऑफ सस्टेन फैक्ट, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट, कि साइंस के अंदर सर्टेन फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट की जाती है, फिर बनके एक थ्योरी आती है जिसको क्या करते हैं हम डीपली एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाते हैं जो हर एक सिचुएशन पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ होती है? एप्लीकेबल होती है। मेकिंग जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस फैक्ट्स एंड फॉर्मेटिंग लॉस एंड थ्योरीज देयर बाय, फिर हम उन एनालिसिस, उन इंफॉर्मेशन, उन सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी को कलेक्ट करके हम क्या कराते हैं? एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये पर्टिकुलर लॉ है, हम इसको कहीं पे भी, कहीं से भी सिचुएशन में अप्लाई करें तो इसका रिजल्ट आता है वो हमें सेम देखने को ही मिलता है। फिर सब्जेक्टिंग इन थ्योरीज टू द टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, फिर हम इनको क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड में इनको ऑब्जर्व करते हैं, और जब इसका रिजल्ट जो होता है कंसिस्टेंटली क्या आता है? सेम आता है, तो हम हमें एक पर्टिकुलर लॉ, एक पर्टिकुलर थ्योरी, साइंस थ्योरी बनाते हैं। लाइक द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बोटनी इकोनॉमिक्स आल्सो सेटिस्फाई द अबव फोर कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड साइंस। तो हम किस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोटनी इकोनॉमिक्स जो है, मतलब हम बोले कि ये जो साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसके अंदर इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक्स के अंदर टोटली इन्वॉल्व है। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। अब हम बात करें
आर्ट मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास स्किल्स हैं हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि हम दूसरों से अलग निकल सके। हमें पता है हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ कला होती है, पर जो आपके पास जो कला है, जो स्किल्स है, आप उसको सही तरीके से यूज करो, सही डायरेक्शन में यूज करो और उसको क्रिएटिविटी के साथ करो, तभी आप एक हीरे के रूप में निकल के आ पाओगे। अब डिफरेंस बिटवीन एंड साइंस एंड आर्ट। साइंस क्या होता है? थियोरटिकल होता है, हम इसको थियोरटिकली पढ़ते हैं, पर आर्ट इज प्रैक्टिकल, कि हम इसमें जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, हम उसको क्या इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं। और साइंस टीचर्स टू नो, साइंस हमें बताता है कि जानने के लिए, बट आर्ट टीचर्स अस टू डू, कि हमें वो काम करवाता है। अगर मैं साइंस टीचर की बात करूं, वो बताता है कि आपको ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, पर आर्ट का जो टीचर है वो बच्चों से एक्चुअली में, जैसे अगर मैं डांस की बात करूं, साइंस का टीचर पहले आपको थियोरटिकली बताता है, समझाता है, ठीक है, पर आर्ट का टीचर उनको क्या करता है? डायरेक्ट प्रैक्टिकली आपको काम करना, आप पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वो आपको डांस, चाहे सिंगिंग की बात करूं, वो आपको उस टाइम आप उसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन मेथोडोलॉजी। इस साइंस किस पे बिलीव करता है? मेथोडोलॉजी, मतलब एक पैटर्न पे, एक सीक्वेंस में, एक मेथड्स में। पर अगर हम आर्ट की बात करें, वो फोकस करता है एप्लीकेशन में, कि जो हमारे पास स्किल्स हैं हम उनको क्या करें? यूज करें कंसिस्टेंटली। इकोनॉमिक्स क्या है? बोथ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि साइंस के भी और आर्ट के भी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें वो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज वेदर द इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो हमें पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव साइंस डील करता है कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। पर जो नॉर्मेटिव साइंस है वो डील करता है कि भाई ये होना चाहिए था। वो प्रेजेंट में फोकस नहीं करता, वो फ्यूचर में फोकस करता है, वो ओपिनियन मांगता है कि भाई फ्यूचर में क्या होना चाहिए था। अगर मैं इसके एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, ये है हमारा पॉजिटिव साइंस। ये एक्चुअली में डील कर रहा है, ये सिचुएशन एक्चुअली में हमें फेस करनी पड़ रही है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेटेड है। क्या है? ओवर पॉपुलेटेड है। पर अगर मैं इसी केस को नॉर्मेटिव साइंस में बात करूं, तो ये डील करता है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो एज कंपेयर टू चाइना क्या है? कम है। मतलब वो प्रेजेंट में डील नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल के, अपने ओपिनियन देके, अपने सजेशन देके उस प्रेजेंट सिचुएशन को क्या कर रहा है? नजरअंदाज कर रहा है और फ्यूचर पे फोकस कर रहा है कि भाई एज कंपेयर टू चाइना, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी तो कम है। ये होता है नॉर्मेटिव साइंस। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उस पे बेसिस पे हम क्या करते हैं? डील करते हैं अपने पॉजिटिव साइंस को। पर अगर मैं बात करूं नॉर्मेटिव साइंस में, ये सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में ये हो जाना चाहिए था। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे ओपिनियंस, अपने व्यूज, हमारे सजेशन किसके? इकोनॉमिस्ट के। एक और मैं एग्जांपल की बात करती हूं कि अगर मैं बात करूं हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। पर अगर मैं इसी चीज को नॉर्मेटिव साइंस में डील करूं, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में इसको होना चाहिए था, फ्यूचर में राहुल गांधी को पीएम बनना है, फ्यूचर में अमित शाह पीएम बन सकते हैं। ये इस चीज से डील करते हैं। ये प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही होती है उस पे फोकस ना करके ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा क्या करते हैं? सोचते हैं। देखो क्या लिखा है, द पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इज बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। मतलब क्या बोल रहा है कि ये डील करता है कि एक्चुअली में क्या है, ना कि क्या होना चाहिए था।
not but not what ought to be. It explain about the things as they are. ये explain करता है कि चीजें कैसी चल रही हैं. It explains about the thing as they are. कि real life में जो situation है हमें उसको देखना है, ना कि opinions को, ना कि illusions को, भ्रम को कि ये हो सकता है. It does not deal with the value judgment. मतलब कि भाई इसमें हमें डिबेट, इसमें वैल्यूज वगैरह को, जजमेंट्स वगैरह को कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हम इसमें फैक्ट्स होते हैं, जो चीजें एक्चुअली में होती है, हम उसको ही क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं. तो इसमें डिबेट होने के कोई चांसेस नहीं होते. पर नॉर्मेटिव साइंस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर वैल्यू जजमेंट इंक्लूड होता है, डिबेट्स इंक्लूड होते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं. तो हम उसमें इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस, उनके व्यूज, उनके सजेशंस को अप्लाई करते हैं. फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस. अगर आ जाए एमसीक्यू कि लियोनेल रॉबिन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस, एग्जैक्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, ऑल ऑफ द अबव. तो हम लिखेंगे दैट इज पॉजिटिव साइंस. अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस. तो क्या बोला, अ नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट नॉट टू बी. मतलब क्या होना चाहिए और क्या ना होना चाहिए. नॉर्मेटिव साइंस किस चीज से डील करता है, पर मैंने बोला कि पॉजिटिव साइंस किससे डील करता है, वो डील करता है कि एक्चुअली में क्या चीज है, वो हमें बताए कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है. इट डील्स विद गुड और बैड और राइट एंड रॉन्ग. ये किससे डील करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है. पर इकोनॉमिक्स क्या है, बोथ है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है. क्योंकि हम एक्चुअली में भी फिगर्स को, फैक्ट्स फिगर्स को देखते हैं, और हम नॉर्मेटिव साइंस मतलब हम फ्यूचर को भी एस्टिमेट करते हैं. अब मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर करा है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का, कि यहां से बच्चे को एक एक चीज समझ में आ जाएगी. तो हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि पॉजिटिव साइंस डील करता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. क्या बोला इन्होंने कि भाई ये डील करता है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हमारे इकोनॉमिक फैक्ट्स है, हम उसको सॉल्व करते हैं किस बेसिस पे, कि पास्ट में क्या था, अब क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है. उस बेसिस से हम इसको क्या करते हैं, डील करते हैं. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी. क्या है, क्या था और क्या होगा, हम इससे डील करते हैं किसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को. स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नीड नॉट टू बी नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू. अब मैं क्या, ध्यान से देखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये गारंटी नहीं देता कि जो हमने बोल दिया वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन. जैसी सिचुएशन चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, सही होगा. क्योंकि हमें पता है हम 100% एस्टिमेशन नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं. हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंक्लूजन, एक प्रॉपर चीजें एस्टिमेट कर रहे हैं. एस्टिमेट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एस्टिमेट हम कहां करते थे, हम एस्टिमेट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में करते थे. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नीड टू बी वेरीफाइड. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि हमने इसको पास्ट फिगर्स, पास्ट एस्टिमेशन, पास्ट डाटा के बेसिस पे क्या किया है, कंक्लूड किया है. तो हमें इसे वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट. जैसा कि मैंने बोला, इसमें जजमेंट्स वगैरह इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस में बिल्कुल ट्रू होता है. ये जो करंट सिचुएशन प्रिवेलिंग हो रही है उसी बेसिस पर डाटा को बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी इंक्रीजेस डे बाय डे. ऑफकोर्स ये बात है, ये सिचुएशन चल रही है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है मैं लूं या किसी भी चीज के प्राइसेस लूं, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. एक बात और सुनो, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है हम उसको वेरीफाइड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये सिचुएशन करंट में प्रिवेलिंग हो रही है, ये चल रही है सिचुएशन. इट कैन बी इजीली वेरीफाइड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. पर अगर मैं बात करूं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसमें
वेरीफाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसको वेरीफाइड? क्योंकि इसमें हम एक सुझाव मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होता। अब बात करें नॉर्मेटिव साइंस का, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द सजेशंस, एडवाइस और ओपिनियन और विच गिव द सॉल्यूशन टू दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो क्या करता है, वो करंट सिचुएशन पे ना देखे फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करता है कि भाई क्या हो सकता है। वो सजेशन देखता है, वो एडवाइस देता है, वो ओपिनियन देता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर, जो स्टेटमेंट होती है वो क्या, किससे स्टार्ट होती है कि व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, उसको हम ना ही सही बोल सकते हैं ना ही गलत बोल सकते हैं, क्योंकि वो किस पे बेस्ड होता है, वो किसी के ओपिनियन पे बेस्ड होता है। इकोनॉमिस्ट जो है हमारे, वो अपने आइडिया, जो उनको पर्सनल फीलिंग है, जो उनको लग रहा है वो चीज बताते हैं, तो हम इसको सही और गलत नहीं बोल सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी वेरीफाइड, मैंने बोला कि हम इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि भाई ये किसी के सजेशन है, किसी की ओपिनियन है, किसी के पर्सनल बिलीफ्स है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, और इसमें डिबेट्स वगैरह होती है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन रखी कि ये हो सकता है, तो हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की क्या होगी, अपनी अपनी राय होगी, अपने अपने सजेशंस होंगे, तो उसमें डिबेट होना क्या है, नेसेसरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल प्राइसेस, कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए क्या, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। लेने चाहिए, लिए तो नहीं, एक्चुअली में तो नहीं हुए, तो यही चीज किसका एग्जांपल है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या बोलता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज लिखी हुई है, वेयर इज डिडक्टिव मेथड इज अ स्टैटिस्टिक एनालिसिस, मतलब कि इसको देख के जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, पर इंडक्टिव मेथड में चेंज एज पर द सिचुएशन प्रिवेलिंग, ये चेंज होता रहता है, दैट इज ये क्या होता है, डायनामिक होता है। अगर मैं बात करूं डिडक्टिव मेथड की, जो हम डिडक्टिव मेथड में जो भी चीज एक पर्टिकुलर लॉ बनाते हैं, हम वो एजम्पशन बेसिस पे बनाते हैं कि भाई अगर वो जनरली मैंने देखा कि सब पे अप्लाई हो रहा है, तो वो मेरे पे भी अप्लाई हो रहा होगा। क्या बोला मैंने कि जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें जो भी हम लॉज वगैरह बनाते हैं, वो हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, वो हम अपनी एजम्पशन के बेसिस पे बनाते हैं कि भाई जो चीज सब पे अप्लाई हो रही होगी, जो मैंने 10 लोगों पे कंडक्ट करके देखा जो एग्जांपल, वो अगर उन पे अप्लाई हो रहा है तो वो मेरे पे भी अप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ये बोलता है कि भाई जो मैं जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर यूनिट का कंजप्शन करते जाता हूं, उससे हर एक लेवल से, हर एक यूनिट से जो मिलने वाली जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, वो दिन पे दिन क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दिन पे दिन नहीं, हर एक यूनिट को कंज्यूम करके, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट जो कंज्यूम करी, उसमें जो सेटिस्फेक्शन जो मेरे को मिला होगा वो ज्यादा मिला होगा एज कंपेयर टू जब मैंने सेकंड करी, क्योंकि जो मेरे को फर्स्ट में मिली होगी सेटिस्फेक्शन, वो मेरे को दूसरे में नहीं मिली होगी। तो ये देखा गया कि भाई ये केस तो हर किसी पर्सन पे अप्लाई होता है कि जब मैं फर्स्ट पूरी खाई तो मेरा पेट भरा, जब मैंने दूसरी पूरी खाई तो मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा जितना मुझे फर्स्ट पूरी खाने में मिली थी। जब मैंने फर्स्ट चम्मच गाजर का हलवा खाया, जो सेटिस्फेक्शन मुझे पहले उसमें मिली होगी वो मेरे को सेकंड में नहीं मिली होगी, क्योंकि पहले में तो मेरा पेट में चला गया। अब दूसरी बार भी जा रहा तो कम सेटिस्फेक्शन, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि भाई अब मैं गाजर का हलवा नहीं खा सकता। फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा कि भाई अगर आप मेरे ने 1 चम्मच और गाजर का हलवा खा लिया तो मैं वॉमिट कर दूंगा। तो ये चीज सब पे अप्लाई होती है। अगर मैं बात करूं डिमांड की कि भाई प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो सब पे अप्लाई होता है। हर एक पर्सन, जब भी आप देख लो, मोबाइल फोन्स की सेल निकलती है, मोबाइल फोन्स की सेल निकलती है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, कहीं पे भी निकलती है। तो क्या होता है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है सेल में प्राइस 2-3 हजार रुपए कम होता है, तो क्या होता है, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि
ये एक नियम है, एक रूल है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। लोग कम पैसों में ज्यादा खरीदना कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तीनों नाम याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रायर मेथड एंड एनालिटिकल मेथड बोलते हैं हम किसको, डिडक्टिव मेथड को। एमसीक्यूज में आ सकता है। इन दिस मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एजम्पशन, कि भाई जो एजम्पशन फंडामेंटली ट्रूथ है हम उन्हें उसको सब पे अप्लाई कर दिया। इन दिस मैथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, कि भाई जब हमने 10 लोगों को देखा कि इसका भी यही सेम आ रहा है, ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई, तो ये हर एक पर्सन पे अप्लाई होगा। देखो लिखा है DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। यह आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहां होता है, कि भाई जहां पे कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करने की कोशिश करते हैं एट अ लो प्राइस। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं, पर अगर मैं बात करूं इंडक्टिव मेथड, ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स फॉलो करते हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि भाई जो मेरे डाटा इन्वॉल्व, जो मेरे पास डाटा प्रेजेंट है, जो मेरे पास फैक्ट्स प्रेजेंट है, मैं उसके बेसिस पे क्या एक पर्टिकुलर चीज को क्रिएट कर रही हूं, पर्टिकुलर लॉ को क्रिएट कर रही हूं। देखो दिस मेथड इज नोन एज हिस्टोरिकल मेथड एंड स्टैटिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड आपको सबको पता है, स्टैटिकल की हम डाटा को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर चीज को बनाते हैं। In this method, the laws or theories are prepared on the basis of facts and statistical data. In this method, the logic proceeds from particular to general. Example देखो, सुनो इसका एग्जाम्पल। एक पर्टिकुलर एक बच्चा है, उसने एप्पल खाया, वो उसने क्या करा, एप्पल खाया, उसने एक ग्रीन एप्पल खाया। कैसा एप्पल खाया, ग्रीन एप्पल। तो उसने देखा कि जो ये ग्रीन एप्पल है वो बहुत ज्यादा खट्टे हैं, सोर है। फिर उसने एक और एप्पल खाया, तो फिर देखा उसने फिर खट्टे आ रहे हैं। फिर उसने एक और एप्पल खाया, फिर देखा कि भाई ये भी खट्टा है। तो एक क्या निकला, एक पर्टिकुलर पर्सन से निकला कि भाई कि सारे के सारे ग्रीन एप्पल क्या होंगे, खट्टे ही होंगे। तो एक ये लॉ बन गया। आपने देखा होगा मोस्टली लोग बोलते हैं जो हरे सेब होते हैं वो खट्टे ही होते हैं, कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने इसको एनालिसिस करा और ये जनरल बन गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पॉपुलेशन थ्योरी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये इंडक्टिव मेथड के एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने बोला मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या फॉलो करते हैं, इंडक्टिव मेथड को फॉलो करने। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा और आपके लिए यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। आपको ये आगे सिलेबस में पढ़ना है, आगे चैप्टर्स जो आ रहे हैं आपको वहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्क्वायर, पॉपुलेशन थ्योरी, इन सबको पढ़ना है वहां पे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। आपने पढ़ा था कि भाई हमारी 12th क्लास में या माइक्रो पे पढ़ा था आपने कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, वो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी शुड फेस सम प्रॉब्लम। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हर एक इकोनॉमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लेन एंड फॉलोज, कि इन्होंने ये करिए कि हर एक इकोनॉमी को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब भाई क्या प्रोड्यूस करें, छोटे में बता रही हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, अभी एक्सप्लेन करूंगी। पहले एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, भाई मैं कैसे प्रोड्यूस करूं गुड्स का, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं, लेबर का यूज करूं या कैपिटल का यूज करूं। होम टू प्रोड्यूस में बोलते हैं कि भाई एक्चुअली में मैं किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करूं गुड्स एंड सर्विसेज का, मैं रिच सेक्टर के लिए करूं या मैं पुअर सेक्टर के लिए खरीदूं, मुझे किसके लिए खरीदना है, मुझे किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस।
अब बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस बात करता है कि भाई मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, जिससे कि मैं हर एक सेक्टर की नीड्स को फुलफिल कर पाऊं। देखो क्या लिखा है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। कि भाई मुझे ये देखना है कि मुझे कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और उन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी कितनी क्वांटिटी को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। क्योंकि हमें पता है स्कैर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक इकोनॉमी में अप्लाई होता है और हम हर एक पर्सन की हर एक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स। अगर हम चाहते हैं कि गिवन रिसोर्सेज से हम ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो ऐसा नहीं होना सकता। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि एक का ज्यादा प्रोडक्शन करना, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर हमारे पास इतनी खेती है और हम यहाँ पे वीट का कर रहे थे और यहाँ पे राइस का कर रहे थे, तो क्या हुआ, मैंने देखा, एक सर्वे कंडक्ट किया कि भाई वीट की जो डिमांड है वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू राइस। तो भाई मुझे वीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे राइस की कम करनी पड़ेगी। इट्स अ नेचुरल, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मेरे पास जो लैंड है वो इतनी ही है और मुझे इतनी ही लैंड में राइस का भी करना है और वीट का भी करना है। तो अगर मैं चाहती हूं मैं वीट का बढ़ाऊं तो मुझे राइस का कम करना पड़ेगा। इट्स अ नेचुरल लॉ, इट इज अ नेचुरल बेसिक थिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं वो मुझे कैसे करना है। मेरे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जहां पे हम मोर एंड मोर लेबर्स का यूज करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल। कैपिटल इंक्लूड मशीनरीज। पर अगर मैं बात करूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का दोस्त टेक्निक जहां पे हम कैपिटल मशीनरी का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू लेबर। वहां पे जो लेबर्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम वहां पे यूज करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो प्रोग्रेस में होती है डेवलप की। पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि हमें पता है कैपिटल में जो मशीन्स वगैरह होंगी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगी, हाईली सोफिस्टिकेटेड होती है, तो वहां पे यूज करेंगे जो डेवलप्ड होंगी, जिनके पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वेल स्टैब्लिश होगी। तो लिखा है यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैन पावर एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंडिया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का एग्जाम्पल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एग्जाम्पल है। पर मैं अगर बात करूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पे मशीनरीज हाई अमाउंट में यूज होती है एज कंपेयर टू लेबर, तो ये है यूएसए, दैट इज अमेरिका। यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक का यूज किया जाता है, तभी तो वहां पे जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो जो उनका जो गुड्स होते हैं, जो उनकी सर्विसेज होती है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूम की जाती है, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब बात करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई मुझे किसके लिए प्रोड्यूस करना है। मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए करना है, ज्यादा रिच के लिए करना है, कम पुअर के लिए करना है, या ज्यादा पुअर के लिए करना है, या कम रिच के लिए करना है, या दोनों के लिए बराबर करना है। देखो क्या लिखा है, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस एंड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। अब आप बोलते होगे मैम कैसे सिलेक्शन करेंगे, बेटा क्या हम एक ही टाइप के गुड बना रहे हैं, हम तो बहुत टाइप के गुड्स बना रहे हैं। आपने देखा होगा राइस में भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, कोई 25 रुपए किलो, कोई 26 रुपए किलो, कोई 80 रुपए किलो, कुछ 75 रुपए किलो, कुछ 120 रुपए किलो। तो हमने बताया है ना हर एक कैटेगरी के लिए। तो जो पुअर है तो वो 25 रुपए किलो के चावल खरीदेंगे, और जो अमीर है जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है वो 120 रुपए किलो वाले चावल खरीदेंगे। तो ये चीज है, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच, या फिर मोर रिच एंड लेस पुअर। यहां पे या आपका जो
चैप्टर है, दैट इज यूनिट 1, यहाँ पे फिनिश होती है।